25वां अधिवेशन। तो उसके पहले जो अधिवेशन हुए हैं 1 से लेके 24 तक, हमने बहुत सारी अच्छी बातें की हैं। उसी कनेक्शन में और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए एक और अच्छी चीज लेके आए हैं। धातुओं के संसार के बारे में चर्चा करने की कोशिश करेंगे। हमारे IIT इंदौर के फैकल्टी हैं डॉक्टर राम सजीवन मौर्य जी, वो चर्चा करेंगे। उनके विषय में ज्यादा बातचीत करने के बारे में मैं डॉक्टर अजय कुशवाहा जी को बुलाऊंगा। उसके पहले मैं डॉक्टर रावल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ इस अभियान के बारे में बताएं, जो कि राष्ट्रीय आविष्कार अभियान एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत और राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल की मदद से IIT इंदौर के थ्रू हो रहा है। तो सभी को साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर RP त्रिपाठी राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल की ओर से सभी का स्वागत करता हूं। बड़े सौभाग्य की बात है कि राष्ट्रीय आविष्कार अभियान की ये जो श्रृंखला हमारी विगत वर्ष से प्रारंभ हुई है, इस साल भी सतत रूप से संचालित हो रही है। और आज जैसा कि आप जानते हैं कि ज्ञान की वर्षा होगी धातुओं के संसार में, और ऊपर से भी प्रकृति से भी वर्षा आज होने वाली है, क्योंकि आज शरद पूर्णिमा है। आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ में आज हमारे प्रथम जिनको हम लोग कवि कहते हैं, महर्षि वाल्मीकि जी की आज जयंती है। इसकी भी सभी को शुभकामनाएं, क्योंकि उन्होंने ही हमें रामायण जैसे महाकाव्य की रचना की थी। तो निश्चित ही जो अमृत उस समय वर्षा हुई थी, आज भी हमारे लोग इससे लाभान्वित होंगे। मैं IIT की पूरी टीम का स्वागत करता हूं, जिसमें नोडल अधिकारी डॉक्टर नीरज कुमार शुक्ला जी, डॉक्टर अजय कुमार कुशवाहा साहब, डॉक्टर आशीष कुमार जी, और आज के वक्ता डॉक्टर राम सजीवन मौर्य जी का। साथ में मैं स्वागत कर रहा हूं अपने डाइट की पूरी टीम का, डाइट की फैकल्टी का, APC एकेडमिक, BRC, BAC, CAC, शिक्षक साथी और विद्यार्थियों का, जो हमारे नियमित इस कार्यक्रम में अपना अमूल्य समय दे करके जुड़ते हैं और जुड़ करके हमारे से तरह तरह के प्रश्न करते हैं। हम लोगों को ये बताते हैं कि ये कार्यक्रम हमारे लिए उपयोगी है और वो लाभान्वित होते हैं। तो मैं सभी का स्वागत कर रहा हूं, और ये जो श्रृंखला है हमारी नियमित रूप से चल रही है। मैं आगे की कार्रवाई के लिए IIT से अनुरोध करूंगा, प्लीज। शुक्ला सर का हमें लगता पकड़ नहीं रहा। सर नेटवर्क इशू। डॉक्टर कुशवाहा जी प्लीज। जी अजय जी, आपका माइक म्यूट है। हाँ, थोड़ा आवाज नहीं आ रही। हाँ, सभी को नमस्कार। जैसा कि डॉक्टर त्रिपाठी ने हम सबको बताया कि आज का दिन बहुत ही शुभ है, और आज के दिन हम एक नए विषय को लेकर आ रहे हैं आपके साथ। डॉक्टर राम सजीवन मौर्य जी IIT इंदौर में हमारे कलीग हैं, और आज का विषय बहुत रोचक है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो संसार है, ये पूरा बात करते हैं कि पदार्थों से ही बना हुआ है, मटेरियल से ही बना हुआ है, और मटेरियल्स बहुत अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। हम लोगों ने पहले भी इसको देखा कि क्या अलग अलग हो सकते हैं। उनमें से अगर हम एक मटेरियल की बात करें जिसको हम लोग धातु बोलते हैं या मेटल बोलते हैं, उसका बहुत अहम रोल है हमारी ज़िंदगी में। आप आसपास देखते होंगे बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं या ऐसी चीज़ें हैं जो मेटल से बनी होती हैं, और अगर हम कल्पना करें कि मेटल ना होती तो हमारी ज़िंदगी कैसे होती। ठीक, तो मेटल क्या है, उसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं, क्या नयापन होगा, वो बहुत सारी जानकारी डॉक्टर राम संजीवन जी आज देंगे हम सबको। उससे पहले थोड़ा सा मैं उनके बारे में भी चर्चा करना चाहूँगा, ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो भी समझ सकें कि जो ये धातु विज्ञान का विषय है वो कैसा है और कैसे पढ़ाई की जा सकती है, या फिर जो डॉक्टर राम संजीवन जी हैं उन्होंने अपने समय पर क्या काम किया। तो जैसा कि हम हर बार करते हैं, स्लाइड के माध्यम से इसको डिस्प्ले करेंगे। आई थिंक आप सब हमारी स्लाइड को देख रहे होंगे। तो हमारे आज के जो स्पीकर हैं डॉक्टर राम सजीवन मौर्य जी, अगर इनकी शिक्षा की बात करें तो इन्होंने बीटेक किया था धातुकर्म बेसिकली अभियांत्रिकी में, जिसको हम लोग मेटलर्जी इंजीनियरिंग बोलते हैं, NIT दुर्गापुर से।
आप सभी जानते होंगे कि अपने देश में लगभग हर एक प्रदेश में एक नेशनल इंस्टीट्यूट है, जिसको हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट और उनके फिर नाम अलग अलग टेक्नोलॉजी बोलते हैं। और ये एनआईटी भी बहुत अच्छे संस्थान हैं, और हमारे जो भी विद्यार्थी 12वीं के बाद इंजीनियरिंग करते हैं और आईआईटी जेई का एग्जाम देते हैं, वो या तो आईआईटी में आते हैं, और अगर किसी कारणवश आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो एनआईटी में भी करते हैं। तो इन्होंने एनआईटी दुर्गापुर से बीटेक किया, और फिर आगे की रिसर्च के लिए इन्होंने आईआईटी खड़गपुर को ज्वाइन किया, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी या पीएचडी की डिग्री वहाँ से ली। और अगर इनके अनुभव के बारे में बात करें तो इन्होंने बीटेक के बाद टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में भी काम किया, फिर आईआईटी मद्रास में रिसर्च का वर्क किया, फिर एनआईटी राउरकेला जो कि उड़ीसा में है वहाँ पर प्राध्यापक थे, और पिछले 3 साल से आईआईटी इंदौर में सहायक प्राध्यापक हैं। इनको एससीईआरटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी रिसर्च के लिए फंडिंग मिला और अवार्ड मिला। पीएचडी करने के बाद पोस्ट पीएचडी में जो लोग रिसर्च करते हैं उनके लिए भी इनको फंडिंग मिला डीएसटी से। साथ ही साथ अभी रिसेंटली सीएसआईआर ने भी इनको एक्स्ट्रा रिसर्च का अवार्ड दिया और कुछ फंडिंग दिया है रिसर्च के लिए। तो इनकी अगर रिसर्च की बात करें तो डीएसटी, सीएसआईआर और एससीईआरटी से मिला हुआ है। और ये काम क्या करते हैं, तो जैसा कि आज इनका विषय ही है धातुओं पर, तो धातुओं के विभिन्न पहलुओं पर ये काम करते हैं। जैसे अगर पहले मैं एक बात करूँ तो इनका एक एरिया है बल्क मेटेलिक ग्लास। अभी खैर आप लोगों की शायद उतनी समझ नहीं होगी, लेकिन क्या कोई धातु का जो बनावट है वो ग्लास जैसी हो सकती है क्या? और अगर ग्लास जैसे धातु बन जाए तो उससे क्या चेंजेस होंगे, क्या उसके जो गुणधर्म है वो बदल जाएंगे, उस पर ये काम करते हैं। वैसे ही बहुत सारे ऐसे मटेरियल है जिनकी ताकत को और बढ़ाया जाता है, स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाता है, तो उस पर कई सारे मेटल एक साथ मिक्स कर देते हैं, उसको हम लोग एलॉय बोलते हैं। कि एक धातु नहीं, कई धातु एक साथ हो गई, और उस एलॉय को और कैसे ज्यादा मजबूत किया जाए उस पर भी ये शोध कार्य करते हैं। साथ ही साथ कुछ एक ऐसे एलॉय हैं जहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट एक साथ आते हैं, 5 या 6 एलिमेंट या उससे भी ज्यादा, और कुछ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर या हाई टेम्परेचर पे वो सारे मिक्स होकर एक एलॉय बनाते हैं। तो वो हाई एंट्रोपी एलॉय का भी एक अपने आप में बहुत महत्व है, और आजकल बहुत सारे ऐसे उपयोग हैं जहाँ पर हाई एंट्रोपी एलॉय यूज हो रहे हैं। इसके साथ ही साथ पाउडर मेटलर्जी, जैसे कोई भी मटेरियल बनाना है तो उसका पाउडर बना के फिर उसको कैसे आगे बनाया जाए उस पर शोध कार्य करते हैं। तो अगर मैं एक लाइन में इसको समराइज करूं तो डॉक्टर राम इस पे काम करते हैं कि कोई भी मेटल का जो सिस्टम है उसको कैसे बदला जाए, और उसके बदलाव से उसकी प्रॉपर्टी में क्या क्या अंतर आता है, और उसको और कैसे ज्यादा उपयोगी बनाया जाए, उस पे काम करते हैं। तो उसी के संदर्भ में डॉक्टर राम आज हम सबको बताएंगे कि मेटल क्या है, उसके क्या अलग अलग उपयोग हैं, और ये इतना हम सबके लिए क्यों उपयोगी है और इम्पोर्टेंट है, इस पर भी शायद आज वो चर्चा करेंगे। तो इसके बाद मैं डॉक्टर राम को इनवाइट करूंगा कि वो इस पर अपना व्याख्यान दें। आज डॉक्टर राम। अनम्यूट कर दीजिए डॉक्टर राम। ओके, धन्यवाद कुशवाहा जी, डॉक्टर कुशवाहा जी। पहले तो मैं एक भारत और श्रेष्ठ भारत टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया मुझे लेक्चर के लिए। और मैं कुशवाहा जी का भी धन्यवाद देना चाहूँगा फॉर सच बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। सो बिना कुछ लेट किए मैं अपना स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? हाँ करिए। यस। बिना कुछ लेट किए चलिए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। फुल स्क्रीन कर दीजिए राम जी। आज का जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है धातुओं का संसार। अगर आप देखेंगे कि आज की दुनिया में चाहे हम हो चाहे हमारे जीवन से रिलेटेड कोई भी वस्तु हो, धातुओं के बिना सब कुछ अधूरा है। अगर देखेंगे तो अगर आप धातु को पहले कैसे परिभाषित किया जाता है, अगर आप धातु को एक जनरल रूप से परिभाषित करें तो यह एक ठोस वस्तु है जो विद्युत और ताप का चालकता के साथ आमतौर पर कठोर, चमकदार, लचीला और तन्य होती है। यह एकदम
मतलब एकदम ठोस उदाहरण नहीं है, बट इसमें ये सब गुण होते हैं, वो हम कह सकते हैं। सो आप अगर धातु को देखेंगे तो आज के दैनिक जीवन में धातु हर जगह यूज किया जाता है, चाहे आपके घर में हो, चाहे आप बिल्डिंग बनाना चाह रहे हो तो आपको रॉड यूज करना पड़ेगा, या आप व्हीकल कोई कार या बाइक बनाना चाह रहे हो तब भी वहाँ यूज किया जा सकता है। इनफैक्ट आप घर में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जहाँ धातु का यूज नहीं होता है। जैसे डॉक्टर कुशवाहा जी ने भी बोला कि धातु का उपयोग जैसे हमारे पूरे जीवन में, इनफैक्ट अगर ये धातुएं नहीं होती तो शायद हमारा भी एग्जिस्टेंस नहीं होता, क्योंकि हमारे शरीर में भी बहुत सारी धातुएं पाई जाती हैं जिनके अगर वो ना हो तो हमें कई सारे रोग भी हो सकते हैं। सो आप देख सकते हैं कि ये धातुओं का बाहरी संसार है, जो कि हमारे दैनिक जीवन में आप देख सकते हैं। मैं हर एक का नाम नहीं लेना चाहता, आप इस फिगर में देख सकते हैं कि कितना बहुत सारा एप्लीकेशन है हमारे जीवन में, इसका यूज किया जाता है। अगर आप जैसे ये सब तो धातुओं की बाहरी संसार हो गए, जैसे कि आप थाली, ग्लास, और या आप कॉइन है, किल है, गाड़ी, मोटर, कार, और या गोल्ड ज्वेलरी जो भी है, आप टेबल चेयर जो भी बनाना चाहते हैं उसमें भी धातुओं का उपयोग किया जाता है। सो ये सब चीजें तो हम कहेंगे कि ये धातुओं का बाहरी संसार है, जिसको अगर आप धातुओं के बाहरी संसार के बारे में बात करेंगे तो आप धातु को देख सकते हैं, उसके भार को महसूस कर सकते हैं, उसका रंग क्या है वो डिफाइन कर सकते हैं, उसका बाहरी आकार कैसा है वो आप देख सकते हैं, जैसे कि दाहिने साइड चित्र में दिया हुआ है। लेकिन क्या आपने कभी धातुओं के आंतरिक बनावट के बारे में सोचने की कोशिश की है कि अंदर से ये कैसा होता है? अंदर से मेरे कहने का मतलब क्या है, आप धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आपको बहुत सारी चीजें, मान लीजिए कोई लिखावट है आपको नहीं दिख रही है, तो क्या कभी आपने किसी भी वस्तु को लेंस से देखने की कोशिश की है? तो आपको वो चीजें बड़ी दिखाई देती हैं, तो आप उसको आसानी से देख सकते हैं। उसी तरह अगर आप आगे रिसर्च के लिए जाएंगे तो उसी मैग्नीफाइंग लेंस की तरह, जिसको हम आवर्धक लेंस भी बोलते हैं, उसी तरह बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड डिवाइसेस, जिसे हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप बोल सकते हैं, और उससे भी महंगी डिवाइसेस है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, आप देख सकते हैं। पहले तो ये है जो मैग्नीफाइंग लेंस है, जैसे आप कुछ लिखा हुआ है आप उसको नहीं देख सकते, लेकिन जैसे ही आपने मैग्नीफाइंग लेंस लगाया तो आप उसको इजिली पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो चीजों को बड़ा करके दिखा रहा है। और वैसे ही ये ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये ऐसी डिवाइसेस हैं जिससे आप धातुओं के अंदर वो कैसी बनी होती हैं आप उस चीज को देख सकते हैं। अगर आप कॉस्ट की बात करें तो ये सब, जैसे आप ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का भी कॉस्ट जो है से 1 लाख से 1 लाख से 10 लाख तक वेरी कर सकता है, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की कॉस्ट जो है 5 करोड़ से 10 करोड़ तक भी जा सकती है। सो ये इतने महंगे होते हैं अगर आप किसी चीज की बारीकियों को देखना चाहते हैं तो। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कुछ चीजें हम इन डिवाइसेस से देखते हैं तो वो कैसे दिखते हैं। जैसे आप लेंस से अगर कोई चीज को देखते हैं तो आपको डेफिनेटली वो चीजें बड़ी दिखाई देती हैं। आप अगर आपको, जैसे आप यहाँ से चांद को देखते हैं तो आपको एक अलग आपको कुछ अलग दिखाई देता है, लेकिन उसी को आप टेलीस्कोप से देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देंगे, जैसे फिगर में बना हुआ है। तो आप जो देख रहे हैं हो सकता है कि वो चीज एक्चुअली में ना हो, अगर आप उसको और डीपर में जाकर देखेंगे तो कुछ अलग तरीके से ही दिखाई देंगे। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपने लकड़ी देखी होगी, अगर लकड़ी को आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो कैसी दिखाई देंगी, क्योंकि आप लकड़ी को आप जनरली आपकी आंखें उतनी बारीकियों तक नहीं बनी है कि उस तरह की बारीकी चीजों को देख सके। तो अगर आप लकड़ी को माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो कुछ इस तरह आपको दिखाई देंगी, जैसे एरो से दिखाया गया है, आप क्लियरली देख सकते हैं, आप उसकी बारीकियों को देख सकते हैं कि वो कैसे बनी होती। आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा कि इसमें ये ऐसा भी होता है। जैसे आपके टीचर लोग चौक से पढ़ाते हैं तो अगर आप चौक देख सकते हैं, लेकिन उसी को आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह दिखाई देंगी। तो और ले चलिए कुछ और भी चीजें लेते हैं, जीव जंतु लेते हैं जो कैसे दिखाई देते हैं। आपने फीता कृमि देखी होगी, जो एक
टेपवर्म है, जो एक जानवर है, जीव जंतु है। सो आप उसको अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो कुछ इस तरह दिखाई देंगे, जो एरो से बना हुआ है, आप देख सकते हैं। मक्खियां या चींटियां आप देखेंगे तो कुछ, क्योंकि आप उनके बारीकियों को बहुत बड़े स्तर पे देख सकते हैं और उनका अध्ययन कर सकते हैं, इसलिए ये माइक्रोस्कोप, ये चीजें बनाई गई होती हैं। आप जैसे आप जीवन में उपयोग होने वाले, जैसे आप सॉल्ट देख सकते हैं। आप अगर सॉल्ट को देखेंगे तो देखिए आपको इस तरह कुछ दिखाई देंगे। या आप शायद दही खाते होंगे। ये हम आपको जनरल एग्जांपल दे रहे हैं, बाद में हम धातु धातु कैसे दिखते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे आपने दही देखा होगा, दही खाया भी होगा, लेकिन अगर आप उसी दही को माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसमें कीड़े दिखाई देंगे आपको। उसमें लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया होता है, शायद आपने लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया नाम सुना होगा। वो आपको माइक्रोस्कोप से ही दिखाई देंगे, आप जो कि आप देख सकते हैं पिछले फिगर में। जो चीजें दिख रही हैं उसके अंदर जो होती हैं वो डिटरमाइन करती हैं कि आपके मटेरियल की प्रॉपर्टी कैसी होगी। ओके, चलिए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। लाइक हम सबके पास हेयर है, जैसे आप डेली हेयर को कंघी से आप संवारते हैं, तो आप अगर हेयर देखते हैं तो आप मतलब आपको ऐसा दिखता है कुछ, मतलब बाहर से तो आपको ऐसे हेयर दिखता है जो हम सभी लोग जानते हैं। चलिए उसके अंदर की संरचना देखते हैं कि एक्चुअली में अगर आप हेयर के अंदर जाकर देखेंगे तो आपको हो सकता है अणु दिखे, परमाणु दिखे। हम सभी जानते हैं कि सभी चीजें परमाणुओं से ही बनी होती हैं, तो हेयर में भी परमाणु हैं, बहुत सारे धातु और अधातु हैं। तो चलिए आप एक इस वीडियो को देखते हैं तो आपको एक आइडिया मिलेगा। डॉक्टर अजय जी, क्या वीडियो देख सकते हैं आप लोग? यस यस यस, ओके, थैंक यू। देखिए आपको बहुत सारे एटम दिख रहे हैं, जैसे आप ऑक्सीजन जानते हैं, कार्बन जानते हैं, सल्फर, नाइट्रोजन, बहुत सारे एलिमेंट होते हैं अंदर। आप उन बारीकियों को इन्हीं माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही आप स्टडी करते हैं। आप शायद परमाणु के बारे में भी जानते होंगे, तो यहाँ देखिए ये उसमें परमाणु के अंदर एक प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूक्लियस होता है, उन सबको यहाँ पे दिखाया गया है। आप इस चलिए आगे बढ़ते हैं धातुओं की तरफ। लाइक ये तो हमने आपको समझाने के लिए कुछ एग्जांपल्स दिए कि आप अगर किसी चीज की आंतरिक संरचना को देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं उनके, क्योंकि वही आंतरिक संरचना ही डिटरमाइन करती है, निर्धारित करती है कि उस वस्तु का गुण कैसा होगा। जैसे दही खट्टी होती है या ये खट्टी होती है तो क्यों खट्टी होती है, उसका जो अंदर की संरचना है बिना उसके बारे में जाने बिना आप कोई भी चीज की प्रॉपर्टी नहीं बता सकते हैं। चलिए कुछ धातुओं को लेते हैं। लाइक हमारे पास, आप इन सभी धातुओं का नाम आपने सुना ही होगा, जैसे सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, लोहा, इस्पात, जो कि इसमें कुछ मिश्र धातुएं भी हैं, जैसे मिश्र धातु है, इस्पात है, पीतल, आपका कांसा, ये सब मिश्र धातुएं हैं।
तो हम उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएंगे। बट आपने इन सब धातुओं के बारे में हो सकता है सुना हो, पढ़ा हो, या आपकी किताबों में भी डेफिनेटली होगा। सो अगर आप इन धातुओं के बारे में क्या आपने कभी सोचा, आपको बाहरी आकार तो इजिली देख सकते हैं कि ये धातु इतनी चमकीली होती है, आपको अगर हाथ में दिया जाए तो आप बता सकते हैं कि ये धातु हैवी है, ये धातु लाइटर है, मतलब हल्की है, ये भारी है। उस चीजों को आप कलर देख के बता सकते हैं। तो इस तरह की चीजें, कुछ चीज, बहुत सारी चीजें धातुओं के बारे में आप देख के बता सकते हैं लेकिन आपको शायद ना पता हो कि उसके आंतरिक संरचना ही बताती है, डिटरमाइन करती है, निर्धारित करती है कि उस धातु का गुण क्या होगा। आप शायद धातुओं के गुण के बारे में पढ़ते होंगे, आपकी किताबों में भी होगा वो। तो वो चीजें आंतरिक संरचना ही बताती हैं कि उसका गुण कैसा होगा। क्या सो आपने कभी किसी धातु को माइक्रोस्कोप से अगर देखेंगे तो कैसा दिखेगा, आपने कभी सोचा है? सो चलिए आयरन लेते हैं, क्योंकि आयरन आयरन मतलब इस्पात, लोहा बेसिकली हम बोलते हैं, क्योंकि इस्पात तो स्टील हो गया, वो मिश्र धातु हो गई, आयरन और कार्बन की मिश्र धातु हो गई। लोहे को आपने देखा भी होगा और ये बहुत जगह यूज भी किया जाता है कील के रूप में। इनफैक्ट जो हमारे बर्तन हैं बहुत सारे, इसमें आयरन भी बहुत ज्यादा होता है, कार्बन भी होता है एक और एलिमेंट, मिश्र धातु है बेसिकली स्टील, या इस्पात भी बोलते हैं। तो अगर आप धातु को माइक्रोस्कोप, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से देखने की कोशिश करेंगे तो आपको हो सकता है कुछ इस तरह दिखाई दे, लाइक उसमें बहुत सारे ग्रेन्स दिखाई देंगे आपको। या अगर और डीपर में जाएंगे तो हो सकता है आपको इस तरह के एटम दिखाई देने लगे। जैसे आप माइक्रोस्कोप से देखें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से उसकी छवि को देखेंगे तो आपको उसके एटम दिखाई देने लगेंगे। एटम मतलब क्या होता है? परमाणु, क्योंकि हर चीजें परमाणुओं से ही बनी होती है। और आप उस परमाणु का साइज या आकार, उसकी प्रॉपर्टी, वो सब अलग अलग हो सकती है, उसका भार अलग हो सकता है, बहुत चीजें अलग हो सकती हैं, वो उसका पैटर्न कैसा है, वो सभी चीजें अलग हो सकती हैं, लेकिन सभी चीजें परमाणु से ही बनी होती हैं। आप अगर उसको बहुत ज्यादा मैग्नीफाई करके बहुत अंदर तक देखेंगे तो कुछ इस तरह दिखाई देंगी आपको। प्लेन, जैसे कि आप एक प्लेन व्यू भी दिखाया गया है लेफ्ट साइड में, और 3 डायमेंशनल व्यू दिखाया गया है राइट साइड में। सो अगर आप बहुत अंदर, ये हर मेटल का है, लेकिन हर मेटल का एटम का जो है, वो एटम की संरचना अलग होती है, क्योंकि उसमें डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और जो प्रोटॉन की संख्या होगी या इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो वेरी करेगी एटम टू एटम। उससे एटम का साइज जो है बड़ा या छोटा भी हो सकता है। ठीक है। सो आप ये एक मॉडल हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए धातु की आंतरिक संरचना का मॉडल अगर दिखाएंगे आप तो कुछ इस तरह दिखाई देगी। जैसे आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं धातु की आंतरिक संरचना का मॉडल। इसमें आपको मतलब एक सिंगल एटम होगा। जैसे मान लीजिए हम आप लोहा लेते हैं, लोहे का एटम है तो उसमें केवल लोहे का ही एटम होगा। लेकिन आप हम जीवन में बहुत ज्यादा मिश्र धातु का उपयोग करते हैं। आप धातु और मिश्र धातु में क्या अंतर है? मिश्र धातु मतलब आप एक धातु के साथ दूसरी धातु या अधातु को मिला देते हैं दोनों को, तो उसमें क्या होता है कि 2 एटम हो जाते हैं। अगर उसमें आप 2 एटम मिक्स कर दिए तो आपकी जो गुण है और उसकी प्रॉपर्टी है वो सब बदल जाती है। जैसे आप लोहा लीजिए, लोहे का एटम है, अगर आप उसमें कार्बन का एटम थोड़ी बहुत मिला दें, 1% कार्बन या 0.5% कार्बन मिला दिए तो उसमें जंग नहीं लगता, तो उसी को हम इस्पात बोल देते हैं। सो वो मिश्र धातु हो गई। सो लोहे में जंग लग सकता है लेकिन इस्पात में जंग नहीं लगता, क्योंकि आपने कार्बन एटम को, कार्बन के परमाणु को आयरन के परमाणु में मिक्स कर दिया है। तो आपको कुछ इस तरह मिश्र धातुएं दिखाई देंगी, तो उसमें जंग नहीं लगता। सो ये जो आप बहुत प्रॉपर्टी चेंज करते हैं, इसी तरह से मिश्र धातुओं की जो प्रॉपर्टी है, धातु की एक प्रॉपर्टी को चेंज करने के लिए आप उसमें एक धातु या एक से अधिक धातु या अधातु मिला देते हैं तो उसका जो गुण होता है वो चेंज हो जाता है। बेस्ट एग्जांपल है आप
आपके घरों में कभी लोहे की कढ़ाई यूज की जाती होगी बर्तन या तवा पे रोटी बनाने के लिए, या कढ़ाई आपने देखी होगी, उसमें आपके घर पे लोग अगर उसको धुलेंगे तो देखेंगे कुछ देर बाद उसमें जंग लग जाती है। लेकिन आप जिस गिलास में पानी पीते हैं, जिस थाली में खाना खाते हैं, उसमें भी आयरन बहुत ज्यादा होता है। 99%, 99% आयरन होता है, फिर भी उसमें जंग नहीं लगता। क्या आपने कभी सोचा है? क्योंकि उसमें उसमें एक और अधातु मिला दी जाती है, हम कार्बन बोलते हैं उसे। कार्बन के अलावा भी हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, और भी चीजें आप मिला देते हैं, तो वो उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसका गुण है, वो बदल जाता है। लेकिन प्योर लोहा रहेगा तो उसमें जंग लग जाता है। तो इस तरह से आप धातु और मिश्र धातु में फर्क कर सकते हैं। चलिए, आप गियर जानते हैं? गियर बहुत सारी मशीनों में यूज किया जाता है। जैसे आप ये गियर देख सकते हैं, ये स्टील का गियर है। स्टील मतलब है कि आयरन और उसमें थोड़ा बहुत कार्बन भी है। चलिए, गियर की परमाणु संरचना परमाणु को देखने की कोशिश करते हैं। लाइक हम गियर को अगर देखते जाएंगे और बारीकियां उसको बारीकियों से देखने पर कैसा लगेगा, वो आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। आप उसको मैग्नीफाई कर रहे हैं, क्योंकि आपको वैसे वो चीजें दिख नहीं सकती। सो आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज करना पड़ेगा। जैसे मैंने एक आपको एग्जांपल दिया था कि आप कुछ चीजें पढ़ नहीं पा रहे हैं, बहुत छोटी लिखी हुई है, तो उसको आप लेंस यूज करते हैं। आपको जितना ज्यादा अंदर जाते जाएंगे, आपको उतनी संरचनाएं बदलती हुई मिलेंगी, और लास्ट में आपको एटम मिलेगा। उसके भी अंदर जाएंगे तो आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब भी मिल जाएंगे। ये देखिए आप, अब आपको इतना अंदर आप आ गए हैं स्टील के कि अब आपको एटम दिखने शुरू हो गए हैं। आप देखिए ये कैसे एटम, ये सब आपको परमाणु दिख रहे हैं, छोटे छोटे गोले गोले आकार के। ये आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं आप इसको। ये जो एटम परमाणु होते हैं, ये एक फिक्स तरीके से अरेंज होती हैं। मतलब इनकी जो संरचना है वो फिक्स होती है। आप स्टील लीजिए या लोहा लीजिए, फिर आप सोना ले लीजिए और चांदी ले लीजिए, उसमें जो एटॉमिक जो परमाणु व्यवस्थित रहेंगे, वो कुछ और ढंग से रहेंगे, लेकिन रहेंगे परमाणु ही। वो एक व्यवस्थित ढंग से ही रहेंगे, लेकिन उनका अरेंजमेंट अलग हो सकता है। ये देखिए, आपको परमाणु स्तर तक दिख गया। सो ये चीजें हम जब तक आप कोई डिवाइस यूज नहीं करेंगे, आप कभी नहीं देख पाएंगे। ये हर चीज की क्या गुण होगा, ये यही डिसाइड करता है। सबसे जो अंदर की चीजें हैं वही डिसाइड करती है, वो कैसे अरेंज है, कैसे व्यवस्थित है एटम, वही चीजें आपको बताएंगे कि उसका गुण क्या होगा। होप कि आपको कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी। चलिए, कुछ धातु और मिश्र जिसके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं कि आप शायद इनका दैनिक जीवन में उपयोग भी करते होंगे। जस्ट सो आप इनका दैनिक आपने शायद इनका दैनिक जीवन में उपयोग जरूर किया होगा। जैसे लोहा या एल्यूमिनियम, सोना, जो कि जेवरात के रूप में यूज किया जाता है, सोना, चांदी, तांबा। और जो ये इस्पात, कांस्य और पीतल, ये सब मिश्र धातु हैं। सो इन इन सभी का हम जानते हैं। चलिए, कुछ मिश्र धातु के बारे में पढ़ते हैं। जैसे पीतल, आप पीतल देखते होंगे, पीतल के बहुत सारे बर्तन आते हैं, तो ये किसी एक मेटल से बना नहीं होता। ये इसमें आपको कॉपर होता है और जिंक होता है। कितने परसेंटेज में होते हैं वो आपको दिया गया है।
सो इसका उपयोग हम बर्तन बनाने में करते हैं। हम क्यों मिलाते हैं? क्योंकि हम जो गुण चाहते हैं पीतल में, वो गुण हमें एक एक धातु से नहीं मिल सकता। सो इसीलिए हमको एक धातु के साथ एक अधातु भी मिलाना पड़ रहा है। सो मिश्र धातु में एक तो धातु फिक्स रहेगी, दूसरा जो पदार्थ रहेगा वो धातु भी हो सकता है, अधातु भी हो सकता है। जैसे बहुत सारे मेटल्स हैं, गन मेटल्स है, डेल्टा मेटल्स है, मुंज मेटल है, कॉपर और जिंक के जैसे बहुत सारे मिश्र धातु में हैं। और आप बेल मेटल है जो कि घंटी और मूर्ति बनाने में यूज किया जाता है। और स्टेनलेस स्टील है, स्टील आप देख सकते हैं इसमें कार्बन होता है, क्रोमियम भी हो सकता है, बहुत अगर कॉस्टली स्टील आप यूज करेंगे तो। निकिल स्टील आप देख सकते हैं, इसमें निकिल होता है जो कि बिजली के तार और वाहनों के पुर्जे बनाने में यूज किया जाता है। डेल्टा मेटल आप देख सकते हैं, हवाई जहाज के डैने या पंखे बनाने में यूज किया जा सकता है। हम मिश्र धातु का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि आप जो धातु की प्रॉपर्टी चाहते हैं वो धातु में नहीं मिल सकती, इसीलिए आपको मिश्र धातु बनाना पड़ता है। तो मिश्र धातु में क्या होता है कि दो एटम मिल जाते हैं। एक धातु में तो केवल एक ही प्रकार का एटम रहेगा, लेकिन मिश्र धातु बनाने पर उसमें दूसरे प्रकार के एटम मिल जाते हैं उसमें। और चलिए धातुओं के कुछ गुण के बारे में पढ़ते हैं। शायद आपने इन धातुओं के गुण के बारे में शायद पढ़ा भी होगा। जैसे धातुएं आघात वर्ध होती हैं, अर्थात इन्हें आप हथौड़े से पीट पीट कर चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। आप अगर जैसे सोना और चांदी इतना ज्यादा आघातवर्ध होता है कि 1 ग्राम चांदी से आप 2 मीटर लंबा तार बना सकते हैं। और ये धातुओं का एक ओवरऑल गुण है। लाइक सभी धातुएं चमकीली होती हैं, धातुओं का घनत्व ज्यादा होता है। जरूरी नहीं है कि सभी धातुओं का घनत्व ज्यादा हो। सभी धातुएं ऊष्मा और विद्युत की चालक होती है। सो ये एक सामान्य गुण है। चलिए कुछ स्पेसिफिक गुण के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि कुछ धातुएं बहुत अलग होती हैं। जैसे कि सबसे कठिन मौलिक धातु क्रोमियम है, सबसे नरम धातु सीजियम है। सो आप धातुओं का कठोरतापन, लचीलापन या तन्य शक्ति या घनत्व या बॉइलिंग पॉइंट ये व्यापक रूप से भिन्न हो सकते हैं। आप सोच भी नहीं सकते इतना व्यापक रूप से भिन्न हो सकते हैं। लाइक कॉपर, गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर ये लचीले होते हैं, लेकिन क्रोमियम बहुत ही हार्ड होती है। टंगस्टन बहुत हार्ड होता है। 3 धातुएं जैसे लिथियम, पोटेशियम में सामान्य ताप पर 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर से घनत्व कम होता है। 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर का मतलब कि 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर पानी का घनत्व होता है। सो इनका घनत्व धातुएं ऐसी भी हैं कि इनका घनत्व पानी से भी कम है, 1 ग्राम। उसी आप अगर टंगस्टन का ले लेंगे तो वो, या सोने का ले लेंगे तो वो 20 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर हो जाता है घनत्व। सो धातुओं के घनत्व में बहुत ज्यादा वेरिएशन आ जाता है। सो इसका रीजन भी वो परमाणु है, कितने इलेक्ट्रॉन है, वो परमाणु संरचना क्या है, वही आपको बताएगी कि इसका घनत्व ज्यादा होगा, किसका घनत्व कम होगा। जैसे आप देख सकते हैं कि लिथियम, पोटेशियम और सोडियम ये पानी पर भी तैरते हैं, क्योंकि पानी पर कोई चीज तभी तैरेगी जब उसका घनत्व कम हो। कुछ धातुएं लाइक जैसे आप देख सकते हैं कि ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, टंगस्टन ये सब बहुत ही घने घनत्व इनका बहुत ज्यादा होता है। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे कि लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, मैंने बताया कि ये धातुएं बहुत हल्की होती हैं। लाइटेस्ट अगर आप किसी जो धातु सबसे हल्की होती है तो आपको पता है वो लिथियम है, जो कि सबसे हल्की धातु होती है। और उसके साथ देखिए सबसे भारी जो धातु होती है वो ऑस्मियम होती है। और हो सकता है आपने ऑस्मियम का नाम ना सुना हो, लेकिन आपने चांदी, सोना या टंगस्टन इसका नाम तो जरूर सुना होगा। मरकरी का नाम सुना होगा, लेड का नाम सुना होगा, या चांदी जिसको हम अंग्रेजी में सिल्वर बोलते हैं, इसका भी नाम सुना होगा। ये बहुत ही घनत्व होते हैं। और आप अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो टंगस्टन का आप जानते हैं बल्ब में कौन सा मेटल यूज होता है?
बल्ब का फ्यूज बनाने के लिए टंगस्टन यूज होता है। क्यों यूज होता है टंगस्टन? क्योंकि वो उच्च तापमान पर भी नहीं पिघलता है। उसमें उच्च तापमान सहने की क्षमता होती है। आप वो टंगस्टन का फ्यूज किसी और मेटल का नहीं बना सकते जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम हो, जैसे एल्यूमिनियम हुआ या चांदी हुआ, सोना हुआ, इस चीज का नहीं बना सकते हैं। सो आपको ऐसी धातु चाहिए जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हो, तभी, क्योंकि बल्ब वो हीट होता है जब वो आप लाइट जलाते हैं तो। जबकि हमारे पास ऐसी भी धातुएं हैं जिसका जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। जैसे आप सीजियम को ले लीजिए। सीजियम आपका 28.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही बॉयल होने लगता है। मतलब पानी भी आप सोचिए कि पानी जो बॉयल होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, लेकिन धातुएं भी हमारे पास ऐसी हैं जो कि रूम टेम्परेचर पर ही बॉयल होने लगती हैं। सो आप सोच सकते हैं कि ये कितना व्यापक रूप से जो इनके गुण होते हैं वो वेरी करते हैं। ये जो गुण वेरी करने का रीजन है वो हमारा एटम है। उसी वजह से ही ये सब इनके अंदर प्रॉपर्टी आती है। जैसे आप देख लीजिए, ये जैसे मरकरी है, ये धातु तरल अवस्था में होती है। ये सब धातुएं रूम टेम्परेचर पर ये सब लिक्विड अवस्था में होती हैं। तो आप सोच सकते हैं। और जैसे कुछ धातुएं इतनी सॉफ्ट होती हैं कि आप उसको इनफैक्ट नाइफ से आप कट कर सकते हैं उसको। आप देख सकते हैं इस फिगर में कि जैसे ये सोडियम है, आपके लेफ्ट साइड में सोडियम है और इधर पोटेशियम है। इन दोनों धातु को आप नाइफ से काट सकते हैं, चाकू से इनको काटा जा सकता है। ये कितने नरम होते हैं। सो ये सब चीजें आपको एटलीस्ट धातुओं के बारे में एटलीस्ट पता होनी चाहिए कि इनका जो गुण है ये बहुत ज्यादा वैरी करता है। सो आइए धातुओं से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानते हैं। जैसे आपसे अगर कोई प्रश्न आ जाए एग्जाम में, तो उस तरह का मैंने एक ये प्रिपेयर किया है कि जैसे सबसे भारी धातु कौन सी है। तो आप ऑस्मियम जो है सबसे भारी धातु है। और अगर आप सबसे हल्की धातु के बारे में बात करेंगे तो आई थिंक आपने अगर कुछ चीजों को अपने जो पहले स्लाइड को जो आपने देखा होगा तो शायद आप बता सकते हैं कि सबसे भारी धातु ऑस्मियम होती है, सबसे हल्की धातु लिथियम होती है। टंगस्टन जैसे है उसका गलनांक 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट। इसीलिए हम इसको बल्ब में स्प्रिंग के रूप में यूज करते हैं, बल्ब का जो फिलामेंट होता है। कौन सा धातु ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों में जलता है? जिरकोनियम। जिरकोनियम ऐसी धातु है जो दोनों में जलने लगता है। जैसे आप आतिशबाजी करते हैं तो हरा रंग उत्पन्न होता है, वो बेरियम के कारण होता है। सो और आतिशबाजी में उत्पन्न लाल रंग किसके कारण? वो स्ट्रॉन्सियम के कारण आता है। सर्वाधिक आघात वर्ध धातुएं कौन सी हैं? सोना और चांदी। आघात वर्ग मतलब उसको आप पीट पीट करके आप बना सकते हैं। आपको शायद याद हो कि आप कार का जो आपने कार यूज किया होगा, कार में बैठे होंगे तो आपकी कार की जो बॉडी होती है आप देखते हैं वो मेटल होता है। सो वो मेटल कैसे बना है? उसको पीट पीट करके उसको शीट के रूप में बनाया गया है, तभी तो आप वहां यूज कर पा रहे हैं, नहीं तो कैसे यूज करते हैं? तो आप डेफिनेटली आप सोना और चांदी नहीं यूज कर सकते हो, क्योंकि इसका जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है। उसकी जगह आप एल्यूमिनियम यूज कर सकते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम भी है जो काफी आघातवर्धक होता है, जिसको आप पीट पीट कर शीट के रूप में बदल सकते हैं। और विद्युत धारा की सबसे अच्छी चालक आप चांदी और तांबा कह सकते हैं, जो कि आपने शायद चांदी का तो वायर नहीं यूज किया जाता क्योंकि इसका कॉस्ट बढ़ जाएगा। तांबा का या एल्यूमिनियम की कुछ चालक होती है विद्युत की। सो आपने जो बहुत सारे जो इलेक्ट्रिक वायर देखे होंगे, इलेक्ट्रिक का तार, बिजली के तार, वो सब ज्यादातर तांबा का बना होता है या एल्यूमिनियम का बना होता है। जैसे आप तांबा का तार जाएंगे तो वो ज्यादा कॉस्ट पड़ता है, और एल्यूमिनियम की जो तारें होती हैं वो थोड़ी सस्ती होती है। वैसे आप अगर प्याज व लहसुन में जो गंध आती है वो हमें पोटेशियम के कारण आती है। कौन से धातु का रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? गैलियम। और भी कोई धातु है जो रूम टेम्परेचर पे, आई थिंक आप बोल सकते हैं
मरकरी, बहुत सारी धातु में फोटो इलेक्ट्रिक सेल में भी यूज की जाती हैं। जैसे आप मिश्र नाइक्रोम, एक ऐसी नाइक्रोम जो है निकिल, क्रोमियम और आयरन की मिश्र धातु है। सो आप इसको भी हीटर के वायर में यूज कर सकते हैं। सो क्योंकि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बढ़ जाता है। सो ऐसी बहुत सारी जो धातुएं हैं, बहुत और मिश्र धातुएं हैं जिनकी जो प्रॉपर्टी है वो कैसा उसका परमाणु संरचना है उस पर डिटरमाइन होता है। सो आप इन सब का आंसर दे सकते हैं। इन सबको अगर आप टेक्निकली जानना चाहते हैं कि ऐसा इस धातुओं के साथ क्यों होता है, तो आपको उसका डिटेल अध्ययन करना पड़ेगा, उसकी परमाणु संरचना के बारे में जाननी पड़ेगी, उसका जो बॉन्डिंग है, एटॉमिक बॉन्डिंग है, वो सब कैसा है, ये सब बताता है आपको, वही सब दिखाता है कि ये प्रॉपर्टी इतनी वेरिएशन है। नहीं तो एक मेटल सिंपल आप एक धातु ले लीजिए, उसका जो गुण है सब धातु का समान नहीं होता है। क्यों समान नहीं होता है, आप सोचिए इसके बारे में। तो उसके अंदर सब कुछ उसके अंदर ही छिपा है उत्तर। सो आपको अंदर के संरचना के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा, किसी भी धातु के गुण या धर्म के बारे में जानने के लिए, उसको उसके प्रॉपर्टी के बारे में जानने। सो इसी के साथ मैं अपना आप सभी को धन्यवाद करना चाहूँगा। सो डॉक्टर कुशवाहा जी, मैं ख़त्म करना चाहता हूँ अपना लेक्चर। जी डॉक्टर राम, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही अच्छा लगा सुन के। आई थिंक सभी बच्चों को बड़ा मजा आया होगा कि जैसा कि आपने अपना शीर्षक ही दिया था, धातुओं का संसार। और हम सब जानते हैं कि संसार दो तरीके से है, एक बाहरी जो हम सब जनरली देख पाते हैं, एक आंतरिक संसार। और डॉक्टर राम ने दोनों पहलुओं को बहुत अच्छे से कवर किया। जैसे हमारा, अगर हम अपने शरीर की बात करें तो एक बाहरी संरचना है, एक आंतरिक संरचना है। वैसे ही डॉक्टर राम ने हम सबको ये समझाया कि जो मेटल है, बाहर से आप देखेंगे कि अलग अलग जो धातुएं हैं उनके कलर अलग होते हैं, उनके गुण अलग होते हैं। बट ऐसा क्यों हो रहा है, इस विषय पर बहुत ही अच्छा समझाया। और शायद जो मैं समझ पाया वो तीन ऐसे बिंदु हैं जिनकी वजह से धातुओं के गुणधर्म बदलते हैं। एक तो वो कि उस धातु का परमाणु क्या है जिसपे हम उसका नाम देते हैं, परमाणु की संरचना क्या है, और फिर अगर उस धातु के परमाणु आप जानते हैं तो वो परमाणु आपस में कैसे बंधे हुए हैं, जिसको हम लोग बाइंडिंग बोलते हैं। और तीसरा, बंधन भी अगर हम जानते हैं कैसे बंधे हुए, तो फिर वो जो परमाणु है वो कैसे रखे गए हैं, उनका प्लेसिंग कैसा है, उनकी व्यवस्था कैसी है। अगर ये तीनों चीजें हम समझ गए हैं, जैसा राम जी ने आज सारे डिस्कशन में बताया, तो शायद हम जो धातुएं हैं उनके गुणधर्म को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो बड़ा अच्छा था आपका सारा चर्चा। और वो जो आपने वीडियो दिखाया वो भी बड़ा अच्छा लगा, कैसे अंदर जाके हम माइक्रोस्कोप के थ्रू किसी भी बड़े ऑब्जेक्ट को अंदर तक देख सकते हैं, उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर तक को देख सकते हैं। और ये केवल सिमुलेशन नहीं है, मैं बच्चों को बता दूं, अगर आप लोगों को कभी मौका मिले, आप IIT इंदौर आए, तो हम आपको अपनी लैब लेके जाएंगे और आपको स्ट्रक्चर को दिखाएंगे। हमारे लैब में ही स्कैन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी है, जहां पर हम एटम तो नहीं, क्योंकि माइक्रोस्कोप का अपना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो इसको स्कैनिंग बोलते हैं और एक टनलिंग बोलते हैं, CM और TM, उस पे लेकिन हम फिर भी कम से कम 100 नैनोमीटर तक जा सकते हैं। कुछ अंदर कुछ जो 100 या 200 एटम का जो क्लस्टर बनता है उसको देख सकते हैं, वो देख सकते हैं। और एक TM होता है, उस पर आप जाके इलेक्ट्रॉन को भी देख सकते हैं। वो हम लोग करते हैं और देखते हैं, और उनके संरचना के आधार पर पदार्थ कैसे बदल रहे हैं उस पर ही शोध कार्य भी करते हैं राम जी। और शायद हम सबका भी थोड़ा सा विषय, हम लोग एक ही डिपार्टमेंट से हैं तो है। तो बहुत ही अच्छा लगा। हम सब जो हमारा टीम है, इस टीम की तरफ से डॉक्टर राम को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और मैं रामेन जी से निवेदन करूंगा कि अगर आप कुछ शब्द कहना चाहें, डॉक्टर त्रिपाठी प्लीज। मैं डॉक्टर राम जीवन जी का आज आभार व्यक्त करता हूं कि आपने बहुत ही बेहतर तरीके से हमारे विद्यार्थियों का, शिक्षकों का और जो हमारे साथी जुड़े हुए थे सभी का ज्ञानवर्धन किया, आपने ज्ञान की वर्षा की। निश्चित ही धातुओं के बारे में जानने की उत्सुकता हमारे विद्यार्थियों, शिक्षकों की रहती है। मैं समझ सकता हूं कि हमारे विद्यार्थी और शिक्षक दोनों आज सीखे होंगे, जाने होंगे और उनके ज्ञान में वृद्धि हुई। मैं IIT की टीम का आभार व्यक्त करता हूं
कि आपने बहुत ही बेहतर तरीके से इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया और आप लोगों ने अमूल्य समय दिया। साथ में एक अनुरोध और करना चाहूंगा आप लोगों से कि सर, जिस प्रकार का आज का कार्यक्रम था, ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा कि इसमें अपन 4 या 5 प्रश्न बच्चों के लिए, शिक्षक के लिए छोड़ दिया करें लास्ट में, क्योंकि बहुत अच्छे टॉपिक चल रहे हैं। तो वो 5 या 6 क्वेश्चन अपन 10 छोड़ देंगे तो वो विद्यार्थी और शिक्षक सोचते रहेंगे और उनके उत्तर अपने चैट के माध्यम से हम अपने को उपलब्ध कराएंगे, ताकि उनको जो अच्छे बेहतर उत्तर देंगे उनके नाम अपन अगले व्याख्यान में लेते रहेंगे। इससे हमारे शिक्षक और विद्यार्थी हमारे से लगातार जुड़े रहेंगे, वो कुछ होमवर्क भी उनके लिए हो जाएगा। मैं डाइट की फैकल्टी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अमूल्य समय देकर हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़े रहे। एपीसी एकेडमिक का, बीआरसी, बीएसी, सीएसी, शिक्षक साथियों का और विद्यार्थियों का जो लगातार हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े रहते हैं और हम लोगों का भी उत्साहवर्धन करते हैं, आप, ताकि हम लोग भी नियमित आपके लिए अच्छे से अच्छे प्रोग्राम ला पाते हैं। क्योंकि दर्शक जब अच्छे से देखते हैं, उससे संतुष्ट होते हैं और कार्यक्रम में सहभागिता करते हैं, तो जो ऑर्गेनाइजर होते हैं उनके मन में भी उत्साह जागृत होता है और नित्य प्रतिदिन नए तरीके से कार्यक्रम को संचालित करने की कोशिश करते हैं। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं और नेक्स्ट सेशन से अपन और कुछ बेहतर एक तरीका लाएंगे कि 5 क्वेश्चन लास्ट में विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए छोड़ेंगे। जो शिक्षक और विद्यार्थी हमारे बेहतर इनके उत्तर देंगे, उनके नेक्स्ट सेशन में उनके सभी के हम नाम लेंगे और बताएंगे कि इन्होंने अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इनके उत्तर दिए हैं और उनके उत्तर भी उपलब्ध करा दिया करेंगे। तो एक उत्सुकता भी जागृत रहेगी। निश्चित ही हमारे इस कार्यक्रम से सभी लोग लाभान्वित हुए। सभी का आभार, धन्यवाद। जी रमेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इनपुट देने के लिए। और ये बहुत ही अच्छा रहेगा अगर हम लोग कुछ प्रश्न के साथ साथ अगर कुछ बच्चों को प्रोजेक्ट वर्क जैसा दे पाए। जैसे अगर मैं आज के व्याख्यान पर ही बोलूं कि अगर हम बच्चों को ये बोले कि आप आसपास की जो 10 वस्तुएं हैं, उनको जो धातुएं हैं उनको कलेक्ट करें, उनके नाम लिखें और उनके क्या उपयोग है ऐसा लिखें और एक कुछ चार्ट बनाएं। एक ऐसा होमवर्क हो सकता है बच्चों के लिए। तो हाँ, नहीं, बिल्कुल जी, बिल्कुल जी जी। और ये प्रोग्राम, ये बच्चे ये ऐसे प्रोजेक्ट हमें भी दे सकते हैं। और एक हमारा और कार्यक्रम विद्यार्थी हमारे जानते हैं कि हम लोग साइंस विज्ञान क्विज चलवाते हैं, उसमें भी इसको शामिल करते हैं। विज्ञान अन्वेषिका नाम से एक पत्रिका हर विद्यालयों में जाती है, उसमें प्रोजेक्ट कार्यों का ही संग्रह होता है। तो विद्यार्थियों से अनुरोध होगा, शिक्षक साथियों से होगा कि उसमें जो विद्यार्थी जैसा अजय सर ने कहा है कि जो प्रोजेक्ट कार्य दिए जाएंगे, वो जो प्रोजेक्ट आप तैयार करेंगे तो विज्ञान अन्वेषिका में भी शामिल कर सकेंगे। और हम आरएसके का और आईआईटी का दोनों का ईमेल भी दे देंगे, तो वहां भी आप लोग उपलब्ध करा सकेंगे और उनको हम लोग वैल्यूएट करेंगे। जो अच्छा कार्य करेंगे, निश्चित तौर से उन विद्यार्थियों के लिए, उन शिक्षकों के लिए हम कोई ना कोई प्रोग्राम लेकर आएंगे। जैसा अभी सर कह रहे थे कि हम आईआईटी का भी भ्रमण कराएंगे। जो अच्छे उत्कृष्ट विद्यार्थी होंगे, उनमें से प्रत्येक जिले से एक टीचर और एक विद्यार्थी को यदि अच्छा हमारे कार्यक्रम में सहभागिता करते हैं, तो उनको हम निश्चित ही 5 दिन का आईआईटी में आवासीय प्रशिक्षण करवा देंगे, क्योंकि एकेडमिक व्यवस्था सर लोगों से मिल जाएगी, बाकी प्रशासनिक और अन्य व्यवस्थाएं हम आरएसके की तरफ से करवा देंगे। तो निश्चित ही जुड़े, उत्साहवर्धन हो। और हम लोगों का पूरा उद्देश्य है कि हमारे विद्यार्थी और शिक्षक इससे बहुत सी अच्छी चीजें सीखें, अपने सहभागिता करें, केवल सुने नहीं, सहभागिता भी करें और अपने विचार भी रखें। जो जिस प्रकार से वो कार्यक्रम में सुधार भी चाहते हो, वो भी अपेक्षित है, वो बताएं, तो हम उस प्रकार से अपन लोग इस कार्यक्रम में सुधार करते रहेंगे। जी रामेन जी, बहुत ही अच्छे सुझाव हैं। आई थिंक हम सब उस पर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और आपके सहयोग से और बाकी सभी शिक्षक साथियों के सहयोग से शायद हम उसको अचीव भी कर पाएंगे। तो आई थिंक आज के कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के कार्यक्रम में जुड़े सभी विद्यार्थियों को, शिक्षकों को और हमारे सभी टीम के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।